नमस्कार। आप देख रहे हैं बियॉन्ड बॉर्डर्स और मैं हूं अनुज। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास की जंग के रूप में दो बड़ी जंगों ने दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। ट्रंप ने कहा था कि उनके प्रेसिडेंट बनते ही एक दिन के अंदर जंग रुक जाएगी। उनके कहने पर प्रेसिडेंट के रूप में लगभग 6 महीने होने को हैं डोनाल्ड ट्रंप के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप अब तक कोई जंग रुकवा नहीं पाए। इस बीच भारत और पाकिस्तान की जंग हुई। पाकिस्तान की याचना पर भारत सीज फायर को सहमत हुआ, लेकिन यहां भी ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने दो परमाणु संपन्न देशों की जंग रुकवाई और उनके बीच में सीज फायर करवाया। इस बीच इजराइल ईरान में भी सीधी जंग हुई और यहां भी डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को दुनिया के शांति दूत के रूप में पेश करते हुए इजराइल ईरान के बीच सीज फायर करवाने का दावा किया। एक जगह और दो प्रमुख देशों के बीच इस वक्त आमने सामने की जंग देखने को मिल रही है। जंग एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर है। अब ट्रंप ने इस जंग को लेकर भी घोषणा कर दी है कि दोनों देश असल में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। लेकिन हम आज दोस्तों ट्रंप के प्रयासों, जो जंग को लेकर के उनके प्रयास हैं और उनके जो दावे हैं, उन पर बात नहीं करेंगे, बल्कि ये जंग किन देशों के बीच हो रही है, क्यों हो रही है, इस पे बात करेंगे और इस जंग का भारत पर क्या असर पड़ेगा उसे भी समझने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आप अंत तक बने रहेंगे, अपनी राय जरूर साझा करेंगे। दोस्तों, कंबोडिया और थाईलैंड साउथ ईस्ट एशिया के दो प्रमुख देश हैं। दोनों देश पिछले 4 दिनों से एक दूसरे पर भीषण हमले कर रहे हैं, मिसाइल दाग रहे हैं, लड़ाकू विमानों से हमला किया जा रहा। 4 दिनों से जारी जंग में अब तक 2 दर्जन से ज्यादा मौतें हुई हैं। घायलों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही। दोनों तरफ से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं, पलायन लोगों का हुआ है। जंग की वजह से जो दोनों तरफ से हमले किए जा रहे हैं, उसकी वजह से प्राचीन धरोहरों के भी नुकसान पहुंचने की बात सामने आ रही। दुनिया भर में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि दोनों देशों की जो जंग इस वक्त हो रही है, जो शुरू हुई है, वह और व्यापक रूप ले सकती है और इसका समूचे क्षेत्र की शांति स्थिरता पर असर पड़ेगा। जियोपॉलिटिक्स प्रभावित होगी। कहने की बात नहीं कि अब दुनिया के परस्पर हित जिस तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दुनिया के किसी भी हिस्से में अशांति का अगर युद्ध होता है, अशांति होती है, तो उसका व्यापक असर पड़ेगा। लेकिन अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि दोनों देश सीज फायर के लिए राजी हैं। भारत ने इस तरह की कोई घोषणा तो नहीं की है, लेकिन अपने चैनल से लगातार शांति के प्रयास कर रहा। इस तरह की बातें सामने आ रही। दोस्तों, हिंद प्रशांत क्षेत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को दोनों देशों की जरूरत पड़ती है, जो असल में आसियान का हिस्सा है। कंबोडिया के साथ चीन के फिलहाल गहरे आर्थिक और सामरिक संबंध हैं। वहीं सांस्कृतिक वजहों से भारत के साथ कंबोडिया गहरा जुड़ाव महसूस करता है। प्रसिद्ध अंकोर वाट मंदिर कंबोडिया में ही है। कंबोडिया के साथ भारत के कारोबारी रिश्ते भी हैं। वहीं थाईलैंड भी एक अहम देश है। भारत के साथ थाईलैंड के सांस्कृतिक रिश्ते भी हजारों साल पुराने हैं। थाईलैंड दक्षिण पूर्व एशिया में भारत को चीन के खिलाफ संतुलन बनाने में मदद करता है, आसियान देशों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। थाईलैंड और कंबोडिया की संस्कृति लगभग एक जैसी ही, लेकिन यह पिछले 4 दिन की बात नहीं है कि दोनों देश एक दूसरे से लड़ रहे हैं। दोनों देश दशकों से, अगर आप देखेंगे इनका इतिहास, तो आपको मिलेगा कि ये लोग एक लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हैं। कंबोडिया करीब 90 सालों तक फ्रेंच शासन के कब्जे में रहा। 1953 में यहां फ्रेंच शासन का अंत हुआ और तभी से दोनों देशों के बीच सीमा रेखा को लेकर थाईलैंड के साथ स्पष्ट रूप से एक झगड़ा दिखता है कंबोडिया का। वैसे यहां फ्रेंच हुकूमत आने के बाद से ही सीमा रेखा को लेकर दोनों देशों में तनातनी है। गौर करने वाली बात यहां यह भी है कि थाईलैंड पर किसी भी देश का उपनिवेश नहीं रहा, कंबोडिया जबकि फ्रेंच का उपनिवेश रहा। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच
झगड़ा असल में दोस्तों 11वीं सदी में बने प्रेह बिहेयर मंदिर को लेकर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर जिस परिसर में है उसका इतिहास 11वीं सदी से भी पीछे तक जाता है और माना जाता है कि 9वीं शताब्दी और उससे पहले भी जहां प्रेह बिहेयर मंदिर है वहां एक ऋषि का आश्रम हुआ करता था। यह मंदिर बहुत ही दुर्गम स्थान पर है जो आज की थाईलैंड और कंबोडिया की सीमा है वहां पर है। यह मंदिर दुनिया में अपनी बेहतरीन वास्तुकला के लिए मशहूर है। पत्थरों पर की गई कारीगरी, नक्काशी अगर आप मंदिर में जाकर के देखते हैं तो वाकई वह अद्भुत है और किसी भी कल्पना से परे नजर आती है। इस मंदिर को लेकर साल 2008 में विवाद तब ज्यादा बढ़ गया जब कंबोडिया ने इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाने के प्रयास किए। स्वाभाविक रूप से थाईलैंड ने कंबोडिया की कोशिशों का जमकर विरोध किया। साल 2008 से बहुत पहले फ्रेंच का उपनिवेश समाप्त होने के बाद से ही मंदिर पर अपने अपने अधिकार को लेकर दोनों देश तमाम अंतर्राष्ट्रीय अदालतों, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर दावा कर रहे हैं, एक दूसरे के दावे का विरोध कर रहे हैं। यह मामला दोस्तों असल में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी जा चुका है और वहां पर कंबोडिया ने कोर्ट से मांग की थी कि वह इस मंदिर पर या इस मंदिर का जो अधिकार है उस पर फैसला उसके पक्ष में दे दे, यानी कंबोडिया के पक्ष में दे दे और थाईलैंड को साल 1954 से वहां तैनात अपने सैनिकों को हटाने का आदेश दे। थाईलैंड ने कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर शुरुआती आपत्तियां दर्ज की जिन्हें न्यायालय ने 26 मई 1961 को खारिज कर दिया। 15 जून 1962 को अंतिम निर्णय में कोर्ट ने कहा कि साल 1904 की फ्रैंको सायामी संधि में विवादित क्षेत्र को वाटरशेड लाइन के अनुसार निर्धारित किया गया था और एक संयुक्त सीमा निर्धारण आयोग के बनाए नक्शे में मंदिर कंबोडिया की सीमा में दिखाया गया था। थाईलैंड ने यहां तर्क दिया कि इस नक्शे को मानना जरूरी नहीं। थाईलैंड ने कभी इस नक्शे को स्वीकार नहीं किया या फिर अगर स्वीकार किया तो यह कहा कि गलत धारणा में यह किया गया था। हालांकि कोर्ट ने पाया कि थाईलैंड ने वास्तव में उस नक्शे को स्वीकार किया था और यह निष्कर्ष निकाला कि मंदिर कंबोडियाई क्षेत्र में स्थित है। कोर्ट ने यह भी कहा कि थाईलैंड को वहां तैनात अपनी सैन्य या पुलिस टुकड़ियों को हटाना होगा और साल 1954 के बाद मंदिर से हटाया गया वह सब कुछ कंबोडिया को लौटाना होगा जो थाईलैंड के पास है। एक शिव मंदिर को दोनों देश अपनी सांस्कृतिक धरोहर और आस्था से जोड़कर देखते हैं, लेकिन दिलचस्प और मजेदार बात यह है कि तथ्य भी है यह कि दोनों देश बौद्ध बहुल देश है। प्यू रिसर्च का आंकड़ा है कि कंबोडिया में 96% से ज्यादा आबादी बौद्ध धर्म मानने वालों की है और इसके बाद 2% मुस्लिम आबादी है। करीब 0.4% ईसाई आबादी है और करीब 0.7% में फोक रिलीजन मानने वाले तमाम धर्मों के लोग हैं। इसी में आप हिंदुओं की संख्या भी गिन सकते हैं। वहीं थाईलैंड में भी 90% से ज्यादा बौद्ध धर्म मानने वाले हैं। यहां मुस्लिम दूसरी बड़ी आबादी है जिनका प्रतिशत करीब 4 से ज्यादा है और पिछले कुछ सालों में यह देखने में आया है कि यहां मुस्लिमों की संख्या में दिनों दिन वृद्धि हुई। हिंदू करीब 1% के आसपास हैं यहां। थाईलैंड और कंबोडिया में बौद्ध धर्म भारत के रास्ते पहुंचा। बौद्ध धर्म से पहले भी वहां सनातन धर्म ही था जो भारत से ही जुड़ा था। सैकड़ों हजारों साल पुरानी हिंदू धर्म की निशानियां दोस्तों दोनों देशों में आज भी मौजूद है। दोनों देशों में भले ही बौद्ध धर्म है लेकिन वे खुद को सनातन की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों से अब भी जोड़े हुए हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनमें उनकी आस्था दिखती है। इस बात का प्रमाण आज भी दोनों देशों में आपको कहीं भी यहां वहां दिख जाता है। यहां तक कि क्षेत्र में इंडोनेशिया जैसे देश भी जो असल में मुस्लिम बहुल हैं मगर सनातन की सांस्कृतिक धरोहरों से खुद को जोड़ते हैं। कुल मिलाकर कहने की बात यह है कि कंबोडिया और थाईलैंड भले दो अलग देशों के रूप में इस वक्त लड़ते नजर आ रहे हों, लेकिन उनके बीच लड़ाई जिस मंदिर को लेकर है उसे दोनों ही अपना मानते हैं।
सीमा विवाद का यह झगड़ा फ्रांस के यहां कूदने के बाद हुआ। अब प्रेह विहेर मंदिर को लेकर कौन सही है या कौन गलत, इस बात का पूरा आधार वह समझौता या फिर संधि है जिसे फ्रेंच उपनिवेश ने दोनों देशों के बीच सीमा का आधार बनाया। थाईलैंड का कहना है कि वह संधि आरोपित थी, यानी नैसर्गिक नहीं है, बल्कि अगर थाईलैंड को झुकना पड़ा होगा कभी इतिहास में मंदिर को लेकर, तो वह उस वक्त के राजनीतिक सामरिक दबावों की वजह से रहा होगा। तो थाईलैंड और कंबोडिया के बीच का यह झगड़ा भी ठीक वैसे ही है जैसे दुनिया के तमाम देशों में जहां पश्चिमी देशों के उपनिवेश थे वहां के झगड़े नजर आते हैं। उनके पीछे जो झगड़े हैं उनके पीछे की वजहें नजर आती हैं। आप कह सकते हैं कि भविष्य की भूमिका बनाए रखने के लिए यहां तनाव की पृष्ठभूमि तैयार की गई। खैर, मंदिर परिसर में थाईलैंड की सशस्त्र मौजूदगी है। थाईलैंड का आरोप है कि कंबोडिया सीमा पर ड्रोन तैनात करके उसके सैनिकों की निगरानी कर रहा। पिछले दिनों एक लैंड माइन विस्फोट में थाईलैंड के जवान की मौत हुई और इसके बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर पहले हमले करने के आरोप लगाए। अब अगर दोनों देशों के बीच शुरू जंग लंबी हो जाए तो इसका भारत पर या फिर दुनिया पर क्या असर पड़ेगा, इसे दोनों पक्षों के पीछे की भूमिका से आप समझ सकते हैं। कंबोडिया को चीन पूरी मदद करता है। कंबोडिया के साथ चीन के कारोबारी रिश्ते तो हैं ही, सैनिक साजो सामान भी देता है कंबोडिया को चीन। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आसियान देश के रूप में कंबोडिया असल में चीन की एक बड़ी जरूरत नजर आता है, तो कहीं ना कहीं कंबोडिया के साथ चीन खड़ा रहेगा। वहीं थाईलैंड भी आसियान देश के रूप में अहम है। ऑस्ट्रेलिया जैसे हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ थाईलैंड समंदर में सैन्य सहयोग के लिए अभ्यास वगैरह करते भी नजर आता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौती से निपटने के लिए आसियान देश के रूप में थाईलैंड की भी अहमियत इस वजह से बढ़ जाती है। और जहां तक बात भारत की है तो भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक सबसे बड़ा खिलाड़ी है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का क्वाड का मोर्चा असल में चीन के लिए ही है। दूसरी बात यह कि एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत जो भारत की एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लक्ष्य आसियान देशों के साथ व्यापार, सुरक्षा और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना है। अब दो आसियान देशों में झगड़े की वजह से भारत के रणनीतिक हितों के नुकसान पहुंचने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। भारत का आसियान देशों के साथ करीब 130 अरब डॉलर का कारोबार है। अगर संघर्ष बढ़ा तो इससे कहीं ना कहीं भारत का कारोबार जरूर प्रभावित होगा। कहने की बात नहीं कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक हितों को यह जंग अगर आगे बढ़ी तो वह प्रभावित कर सकती है। तो भारत ने ट्रंप की तरह घोषणा करके शांति का नोबेल लेने का कोई प्रयास तो नहीं दिखाया, लेकिन भारत हर हाल में चाहेगा कि उसके दो सांस्कृतिक मित्र, जो दो उसके मित्र देश हैं, उनके बीच का झगड़ा जल्द से जल्द समाप्त हो। भारत भी इसके लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र के बड़े प्लेयर्स यानी क्वाड प्लेयर्स के साथ मिलकर जंग को समाप्त करने की दिशा में कार्य कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताएं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिर किसी नए टॉपिक पर मुलाकात होगी। आपने इतना वक्त दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।